तो आ जाएगा, इस तरह से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। तो अब जैसे ये मिला वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा। अरे बस जैसे बता दिया मैंने कैसे करना है, एक का बता दिया, बाकी का इसका देखिएगा तो इसकी वजह से इसको ऐसे रिजोल्व करना है और ऐसे रिजोल्व करना है, तो इसकी वजह से एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। आ जाएगा, अब थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13। फिगर shows a charge capital Q placed at the center of an open face of a cylinder as shown in figure। यानी यह ऐसा अपने को सिलेंडर दिया हुआ है, यानी ये नीचे की साइड से ओपन है, बाकी सब पूरा क्लोज मानना है। तो इसमें चार्ज क्यों यहाँ रखा हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। फिगर shows a charge capital Q placed at the center of open face of cylinder as shown in figure। A second charge Q is placed at the at one of the positions A, B, C, and D, out of which positions A and D are lying on the straight line parallel to open face of cylinder, in which positions of this second charge the flux of the electric field through a cylinder remains unchanged। यानी डी पर अगर आपने रखा या ए पर अगर आपने रखा तो आप देखोगे कि क्या होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ए और डी पर अगर आप रखोगे तो देखो कैसे। क्योंकि यहाँ ये देखो ये ओपन है, ये ओपन है, यानी आप देखो कि ये ऐसा है जैसे ये कैप है मान लो, तो ये इधर से ये है ना, और ये ऐसे रखा हुआ है। तो बाकी पूरा सरफेस है ना, तो आप देखोगे जब इसको यहाँ रखा, तो यहाँ जब चार्ज आप रखोगे तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएगी, तो इसके प्लेन में जाएगी ना, यानी अल्टीमेटली इससे जितनी लाइन एंटर करी उतनी बाहर जा रही है, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो, कोई चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो फ्लक्स जो बना हुआ है बना रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो लाइन से वो गई बाहर चली गई, यानी फ्लक्स अंदर गया बाहर चला गया, यानी इसकी वजह से फ्लक्स क्या हुआ यहाँ, जीरो। इसकी वजह से फ्लक्स जीरो। लेकिन इसका देखो, क्योंकि इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा यहाँ वो ऐसे जा रहा होगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा ना, क्योंकि यहाँ अगर चार्ज रखोगे तो उसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से जारी होगी, तो वो क्या करेगा, यहाँ से जा रहा हो, इस कर्ड सरफेस से इस फ्लैट सरफेस से उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो अगर यहाँ या यहाँ रखोगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइंस ऐसे जारी होगी नहीं, इस तरह से जारी होगी। तो इसमें कोई चेंज ही नहीं कर, उसी तरह यहाँ से भी चेंज नहीं होगा। तो ए और डी, इसके फ्लक्स को इससे क्रॉस करने वाला फ्लक्स और इसको क्रॉस करने वाला फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा जब यहाँ रखेंगे आप चार्ज, स्मॉल क्यू को चार्ज के या तो ए पर या डी पर। वही आंसर। नेक्स्ट हमारे पास में 15। 15 में क्या कह रहा है देखो, एन इमेजिनरी क्रॉस सरफेस पी इज constructed around a neutral conducting wire connected to a battery and switch as shown in the figure. As the switch is closed, the free electrons in the wire start moving along the wire. In any time interval, the number of electrons entering the closed surface P is equal to the number of electrons leaving it. On closing the switch, the flux of electric field through the closed surface zero। यानी पहले भी जीरो था तो बाद में भी जीरो रहेगा, तो आंसर क्या होगा इसका, ए बी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि दरअसल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है हमेशा,
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने उसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं। इसलिए इससे पास होने वाला जो चार्ज होगा, यानी जो चार्ज एनक्लोज है वो क्या हो गया, जीरो, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो चार्ज एनक्लोज कितना है इस केस में, जीरो है। बस ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में है 16। A and B are two conducting concentric spherical shells। तो ये एक ए शेल है यहाँ जिस पे चार्ज दिया हुआ है, और ये दूसरी शेल है। अब ये क्या कह रहा है कि ए और बी दो शेल यहाँ दिया हुआ है, कंडक्टिंग है, ए इज गिवन चार्ज क्यू दिया हुआ है, वाइल बी इज अनचार्ज, बी को कोई चार्ज नहीं दिया है। इफ नाउ ए बी इज अर्थड, लेकिन ये है कि जब भी अर्थ करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी भी कंडक्टर को आप अर्थ करते हो, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी, जैसे हमने क्वेश्चन भी किया था कि दो कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। उसी तरह अर्थ को जब किसी कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे, तो क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल पूरे टाइम क्या है, जीरो ही बना हुआ है, तो इसका पोटेंशियल भी क्या कर देगा, जीरो। क्योंकि दोनों एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। इसका तो जीरो रहता ही अर्थ का तो, और इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेन कॉन्सेप्ट जीरो है। चार्ज होगा कि नहीं होगा सेकेंडरी केस है। अब इसका पोटेंशियल क्या है, यहाँ जीरो है। इसका पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है कि अब इस पे चार्ज आ सकता है, तो चेक करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसकी वजह से आप पोटेंशियल इस पे लिखता हूँ तब तो जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इस पे चार्ज होना चाहिए। इस पे चार्ज मैंने मान लिया कि क्यू आ गया, तो अब इस पे पोटेंशियल जीरो किस किस की वजह से हुआ, एक तो इस शेल की वजह से और एक इसके खुद की वजह से मिला के जीरो होगा। यानी इसका पोटेंशियल वी भी आप लिखोगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या लिखोगे, मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है मैंने मान लिया बी है, और इसकी रेडियस मैंने मान लिया ए है, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा ए क्यू बाई बी, प्लस इसकी खुद की वजह से भी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई बी। लेकिन ये क्या है यहाँ, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब है क्यू की वैल्यू कितना आ गया यहाँ, माइनस क्यू। तो इस केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, देखो। इस पे तो चार्ज प्लस क्यू बना रहेगा, वो आउटर सरफेस के, इसके इनर सरफेस पे क्या होगा, जीरो होगा। तो ये क्यू है। लेकिन अब यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, तो अंदर चार्ज क्या आना चाहिए, माइनस क्यू। तो अगर इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, ये चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए ना, तो माइनस क्यू अगर यहाँ आया है, इसका मतलब आउटर सरफेस पे कितना चला गया, जीरो। तो इसके इनर सरफेस में माइनस क्यू आ गया, तो आउटर सरफेस पे क्या हो गया यहाँ, जीरो। तो ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब क्या पूछ रहा अपने से वो, तो ये कह रहा है कि द चार्ज अपेयरिंग ऑन इनर सरफेस ऑफ बी इज माइनस क्यू, बिल्कुल सही है। द फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ए इज जीरो, नहीं। द फील्ड बिटवीन ए एंड बी इज नॉट जीरो, बिल्कुल सही है। द चार्ज अपेयरिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ बी इज जीरो, चार्ज अपेयरिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ बी इज जीरो, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो, वो तो दिखाई दे मैंने आपको। अब इसने कहा कि देखो, इस केस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन आउटसाइड में जीरो है। तो मालूम है जीरो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। यानी एक तो है ई इक्वल टू जीरो, कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया लेस देन आर लेस देन ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। और ई डज नॉट इक्वल टू जीरो है आर ए, मतलब आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू बी के लिए, है ना। मतलब बी पर भी सॉरी जीरो ही है, लेस देन बी है। और ई इक्वल टू जीरो है जब आर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। तो यहाँ ये इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर यहाँ ग्राफ पूछे तो देखो ग्राफ कैसे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ग्राफ इसका।
तो ये हमारे पास में आर है और ये हमारे पास में ई है, तो यहाँ से यहाँ तक तो जीरो ही है। तो ये आर इक्वल टू ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिलेगा, है ना, मिल जाएगा अपने को जो भी है। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक कहाँ जाके जीरो हो रहा है, इसी पॉइंट बी पर, तो ऐसे डिक्रीज करता जा रहा है और आर इक्वल टू बी पर क्या हो जा रहा है, जीरो, और उसके बाद क्या है, फिर जीरो ही है। एक तो यहाँ जीरो, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ ए क्यू बाई ए है इसकी वैल्यू है। उसके बाद यहाँ तक डिक्रीज करा और उसके बाद फिर पूरी टाइम जीरो ही बना हुआ है, तो इसका ग्राफ आ गया। ई और आर के बीच में ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब ये कह रहा है कि लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट अपने को दिया हुआ है, लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है और जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी इनफाइनाइट मानेंगे हम लोग इसको, और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ ये कह रहा है कि टू अनचार्ज स्मॉल मेटल स्पेयर स्पेयर है, स्मॉल है, तो ये ए है और ये बी है। ए एंड बी आर प्लेस नियर द शीट एज शोन इन द फिगर, नियर द शीट की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, आप ये देखो कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके कंपेरिजन में क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी रखेगा एक तरह से, वो तो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो आपको ये मालूम है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो यहाँ चार्ज जो इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा उतना ही पॉजिटिव तो यहाँ आएगा। इस शीट की वजह से इस पर फोर्स क्या होगा, जीरो ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो उधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होगा ना। तो यानी ये यूनिफॉर्म है तो इस पर जीरो, इस शीट की वजह से इस पर भी जीरो, क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ मान लेते हैं इस पर चार्ज क्यू डैश आया माइनस, तो इस पर क्या होगा, प्लस क्यू डैश आएगा, लेकिन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव यानी इसका नेगेटिव यहाँ है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो बी भी ए को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये ना तो रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसकी वजह से इसको फोर्स जीरो, इसकी वजह से इसको फोर्स जीरो। आंसर क्या हो गया इसका, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में एम आर्ट्रिक्स ए, नहीं, ए आर्ट्रिक्स बी बिल्कुल सही है, बी आर्ट्रिक्स ए बिल्कुल सही है, तो आंसर हो गया इसका बी एंड डी। क्योंकि जो एम है, जो शीट है, वो तो इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि शीट की वजह से इन पे फोर्स क्या आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है। तो आंसर क्या होगा इनका, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 18। तो अ पॉइंट चार्ज क्यू इज विद इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल है हमारे पास में। ये एक कंडक्टर है, क्योंकि बाहर से अपने को लग रहा है कि ये पूरी तरह से सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, लेकिन अंदर इसमें दरअसल कैविटी बनी हुई है, और इसका ये सेंटर ओ है इस स्फेयर का, और बाकी जगह पूरा सॉलिड है। और एक चार्ज यहाँ कहीं रखा है इसने क्यू, तो अपने को यहाँ एक पॉइंट पी दिया आउटसाइड में, क्योंकि यहाँ से आर डिस्टेंस पर है और यहाँ से क्यू से ये आर डैश पर है। तो ये आर डैश है। तो क्या कह रहा है, अब देखो इसमें पहले समझाता हूँ वो क्या रहा है, फिर आएंगे अभी यार इसके क्वेश्चन, इस पे ऑप्शंस में चलेंगे। दरअसल क्या है, यहाँ देखो ये क्या है, पूरी तरह से ये स्फेरिकल है और आसपास कोई चार्ज नहीं है, तो होता क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए क्योंकि ये कंडक्टर है,
और पूरा सॉलिड पार्ट है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है सब जगह जीरो होना चाहिए। तो यहाँ क्यों चार्ज है, तो चार्ज एनक्लोज क्या मिलना चाहिए, जीरो। इसका मतलब है कि यहाँ जो चार्ज डेवलप होगा वो क्या होगा, -Q डेवलप होगा। तो यहाँ आ जाएगा -Q चार्ज, यानी ये टोटल चार्ज कितना होगा, इस पर -Q चार्ज होगा। अगर इस पर -Q है तो इस पर तो न्यूट्रल था है, तो इसका मतलब यहाँ बाहर कितना चलाएगा, चला जाएगा Q। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ यूनिफॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि आउटर में कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म होगा। मान लेते हैं कि S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है। S1 जो है सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और S2 पर क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब आप देख रहे हो कि अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, इसका तो नेट मिला के यहाँ जीरो हो ही जाएगा, है ना। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा अपने को, मिलेगा Q/R², ये मिलेगा। ले रहे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या, नहीं, इसकी वजह से जीरो नहीं है, इसकी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी जीरो नहीं है, लेकिन इन दोनों का मिला के यहाँ क्या है, जीरो है। आई बात समझ में, इन दोनों का मिला के क्या है, यहाँ जीरो है। यानी अगर इसकी वजह से मुझे चाहिए, देखो इसका मतलब, देखो मैं बताता हूँ इसकी वजह से कितना होगा यहाँ, लेकिन उसकी वजह से बताना पड़ेगा फिर अपने को। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में है, और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से लेकिन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। यानी दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिर्फ बाहर जो चार्ज है उसकी वजह से अपने को नेट इधर मिल जाएगा, क्योंकि जितना ये है उतना, यानी EQ की वजह से उतना ही -EQ, यानी दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में ये इक्वल है। हरी बात समझ में, दोनों क्या है यहाँ इक्वल है। इन दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा अपने को, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पर ये मिल जाएगा। चलो आंसर देखते हैं इसका। इस पे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ यूनिफॉर्म है। तो अब इसका आंसर क्या गया है, ड्यू टू चार्ज इंड्यूस ऑन इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। नहीं, कहाँ आ रहा, जीरो थोड़ी होगा। ड्यू टू चार्ज इंड्यूस ऑन इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज, हाँ ये सही आ रहा है। मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा, क्योंकि आर डैश है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ/R डैश का होल स्क्वायर, तो बिल्कुल सही है। तो बस डायरेक्शन क्या है, यहाँ अपोजिट है। ड्यू टू चार्ज इंड्यूस ऑन आउटर सरफेस KQ/R², तो बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया बी और सी, ड्यू टू चार्ज इंड्यूस ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नहीं, सरफेस ऑफ द कंडक्टर का मतलब क्या कहना चाह रहा है, यानी ये माइनस, इसका मतलब ये मैं बता देता हूँ। सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे जो चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ कितना होगा, ये आर डैश है तो ये होगा ना, तो दोनों इक्वल, तो ये बिल्कुल सही है। यानी इस क्यू की वजह से यही आंसर है, और सिर्फ -Q डैश के पूछेगा तो भी आंसर यही है। लेकिन दोनों का मिला के क्या हो जा रहा है, यहाँ जीरो। और इसकी वजह से कितना है, यहाँ ये है जो कि यार ये वैल्यू, तो ये भी सही है। अब इसी ने कहा डी ऑप्शन में, सर स्फेयर पे जो चार्ज, स्फेयर के सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है उनकी वजह से क्या है, यानी इसकी और इसकी वजह से। तो आप देख रहे हो कि इसकी वजह से तो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और इसकी वजह से किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो दोनों का नेट नेट मिला के किधर जाएगा, वो तो ये जाएगा ना, इधर कहीं। तो कहाँ आ रहा है, ये थोड़ी है। हमारी बात सुन में, वो तो इन दोनों का नेट मिला के इधर आएगा ना, क्योंकि उसने पूछा सर स्फेयर के सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसकी वजह से है, तो ये भी तो सरफेस से हुआ, ये भी तो सरफेस से हुआ। इसका मतलब पूरे स्फेयर की वजह से क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा है। क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर है, तो इन दोनों का मिला के इधर कहीं होगा। तो वो तो नहीं आ रहा आंसर।
तो कुछ और मिलेगा, क्योंकि इसका इस वो करेंगे, एंगल निकाल लेंगे तो मिलेगा वो आंसर तो नहीं है। आंसर जो दिया है वही आंसर है। तो ये तो हो गया आपके पास। और क्या दिया था मैंने? सब हम्म, पार्ट 4 दिया था और एनसीईआरटी दिया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का कर लिया आपने पूरा? कहाँ तक? मैंने 20 तक तो डिस्कस कर लिया था ना उसमें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। हाँ सर। 20 तक डिस्कस हो गया था, तो बाकी आगे का कर लिया आप लोगों ने सबने? हाँ सर। चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर वही डिस्कस कर लेते हैं एनसीईआरटी। अच्छा, अब होमवर्क में आपका ये जो एनसीईआरटी का क्या बोलते हैं, जो पार्ट 1 है, जो टेक्स्ट बुक है आपकी पार्ट 1, उसमें चैप्टर 1 और 2, ठीक है, वो करना। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इससे रिलेटेड है। अगर उसमें कैपेसिटर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको हटा देना, बाकी सारे करने हैं आपको उसके। तो वो नेक्स्ट आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और 2, पार्ट 1 का, ठीक है। चलो बताइए कौन कौन सा है। 24। 24। 29। 29। और बताइए। 32 का सी। 32 का सी। हम्म। 38 तो मैं बता देता हूँ। और बाकी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। किधर है? मैंने आपको भेजा था ना इसको, कॉपी। निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24।
For a normal eye, the far point is at infinity and the near point of distinct vision is about 25 centimeter in front of the eye. The cornea of the eye provides a converging power of about 40 diopters, and the least converging power of the eye lens behind the cornea is about 20 diopter. From the rough data, estimate the range of accommodation. The range of converging power of the lens of normal eye बताना है अपने को ना. Cornea of the eye provides a converging power of about 40 diopters. ठीक है. And the least converging power of the eye lens behind the cornea is about 20 diopters दिया हुआ है. From this rough data, estimate the range of accommodation. कैसे करेंगे इसको यार? इसकी लिस्ट कन्वर्जिंग पावर अपने को दिया हुआ है. तो लिस्ट कन्वर्जिंग पावर का मतलब हुआ कि जब हम लोग दूर देखते हैं ना, तो उस केस में फोकल लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है. तो उस केस में पावर क्या मिलेगी, इसकी कम मिलेगी. तो पावर पॉइंट इज एट इनफिनिटी, इसको बाद में करेंगे थोड़ी देर बाद. मैं इसको पहले कौन सा बताऊँ, 29. A card sheet divided into squares each of size 1 mm, यानी इसका मतलब है कि कार्ड की का स्क्वायर मतलब एरिया दिया हुआ है अपने को 1 mm स्क्वायर, तो साइड लेंथ क्या हो जाएगी, 1 mm हो जाएगी. इज बीइंग व्यूड at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass, a converging lens of focal length held too close to the eye. So what is the magnification produced by the lens? एक तो वो बताना है. How much is the area of each square in the virtual image, वो बताना है. What is the angular magnification magnifying power of the lens, वो भी बताना है. Is the magnification in A equal to the magnifying power in B? Explain. तो चलो देखते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, दरअसल हमारे पास में ये लेंस यहाँ दिया हुआ है और इसकी फोकल लेंथ भी दिया है और यहाँ ये स्क्वायर रखा है. तो मैं इसको बना देता हूँ, ऐसे ऐसा स्क्वायर दिया हुआ है इसने. और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस दिया है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो इसकी जो साइड लेंथ यहाँ है, मैंने मान लिया एच ओ है, मान लो साइड लेंथ. तो एच ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा. और इसकी फोकल लेंथ भी इसने दिया हुआ है. कितना है, 9 सेंटीमीटर है. तो कह रहा कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास कन्वर्जिंग लेंस. व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, एक तो वो फाइंड करना है इसमें. हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज. इसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 9 सेंटीमीटर पर अगर आपने रखा तो इमेज क्या बनाएगा, तो इन्फिनिटी बना देगा. इसका एरिया क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. तो इस केस में इसका जो मैग्निफिकेशन होगा ना, वो भी इनफाइनाइट होगा. आई बात समझ में, या तो इसमें ये होना चाहिए कि 9 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए. हाँ, इसके मैग्नीफाइंग पावर मैं बता सकता हूँ. और इसका सॉरी, हाँ, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन जिसको कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर एक ही है. कि 9 सेंटीमीटर पर नहीं होना चाहिए, गलत दिया है सर. इसने दिया है तो मतलब उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी फिर आपको भी यहाँ. यानी यहाँ देखो 9 सेंटीमीटर पे रखोगे तो इसके फोकस पे रखा है, तो रेस का क्या हो जाएगी, यहाँ से जाने का पैरेलल हो जाएगी. तो सारी की सारी रेस, तो सारी जो भी रेज यहाँ से जाएगी सब क्या हो जा रही है, यहाँ पैरेलल हो जा रही है. इसका ये नहीं पूछ रहा, मेरे ख्याल से गड़बड़ पूछ रहे हो. इसका मतलब 9 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो या तो 8 होना चाहिए, तो कुछ होना चाहिए, है ना. क्योंकि वो ये भी कह रहा वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज तो इसकी इन्फिनिटी भी बन जाएगी. और रियल इमेज भी देखा जाए तो इन्फिनिटी भी बनेगी, तो मतलब देखने का कोई मतलब है ही नहीं. तो 9 नहीं होना चाहिए, ये 9 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. मैं इसके करस्पॉन्डिंग लेकिन मैग्निफिकेशन आपको बताता हूँ, एंगुलर मैग्निफिकेशन. क्योंकि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो इसका 0 है, सॉरी इनफाइनाइट है. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इसका इनफाइनाइट हो जाएगा. क्यों,
क्योंकि हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ v माइनस सॉरी प्लस v बाई यू लिखोगे ना, तो v तो इसका इन्फाइनाइट जा रहा है, तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। लेकिन इसका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन वो क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हमने क्या बात किया था कि थीटा नॉट देखते हैं हम लोग, और वो होता है h बाई डी। यानी जब आप जब बिना डिवाइस के इसको देखोगे तब ये होता है, और इस केस में क्या हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर आपने रखा है यहाँ, तो ये हाइट है इसकी, और आपने कहाँ रख दिया इसको, इसके फोकस पे रखा हुआ है, तो उस केस में क्या करेगा, ये जो रे है ये यहाँ से जाएगी और ये इस तरह से, यानी दोनों क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इमेज का मिल रहा है अपने को इन्फिनिटी पर, तो ये एंगल थीटा ये चाहिए अपने को। तो ये हमारे पास में एफ दे रखा है, इसकी हाइट एच है, इस केस में ये थीटा है तो हमारी आई यहीं रखेंगे हम लोग। इस केस में जो थीटा आ जाएगा वो क्या आ गया, एच बाई एफ। यानी इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है, ये मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन वो आ जाएगा थीटा बाई थीटा नॉट, यानी एच बाई एफ इंटू हो जाएगा डी बाई एच, यानी इस केस में आगे डी बाई एफ। तो ये आंसर है। तो ये दोनों अलग अलग है इस केस में। इस क्वेश्चन को देखते हुए क्या मैंने, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। क्या हो गया इस केस में, ये आ जाएगा D25 है, कितना आ गया, यानी 25/9, तो ये आंसर है। तो ये क्या है इसका, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर है। ठीक है, हमारे पास में मैग्नीफाइंग पावर है, ठीक है, तो ये आंसर है। और इसका लेटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन क्या है, इनफाइनाइट है। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, वो भी इमेज का वो भी इनफाइनाइट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 32। 32 का सी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अभी देखा ना हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर व्हाट, नहीं नहीं, मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये तो उस केस में आ रहा है जब ये इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज। व्हाट देन स्टॉप्स अस फ्रॉम यूजिंग a convex lens of smaller and smaller focal length and achieving greater and greater magnifying power। हाँ मतलब ये तो है कि क्योंकि अगर मान लो डी डिस्टेंस पे रखते हो तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आती है, 1+D/F आती है। और इसने कहा कि इसको स्मॉलर से स्मॉलर करते जाओ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना, वो चीज बनाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे तो अगर हम लोग मान लो ये इसका एफ है, ये ओ है, अगर यहाँ रखा मान लो ऑब्जेक्ट, तो ये अनडिवाइडेड जाती है और ये यहाँ से रह जाएगी, तो ये पीछे ऐसे बढ़ाएंगे और ये यहाँ ऐसे जाएगा, तो मान लो इमेज यहाँ बनी है, तो ये एच चाहिए, ये एच ओ है, लेकिन ये मान लो डी डिस्टेंस में बना है। उस केस में हमें मालूम है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या आती है, 1+D/F आती है। यानी ये हो गया नियर पॉइंट एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं, तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। और एक होता है फार पॉइंट एडजस्टमेंट जब करते हैं उसके लिए, मतलब जब, या नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। ये हो गया फार पॉइंट एडजस्टमेंट, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट भी इसको कहते हैं हम लोग। तो इसमें मैग्निफिकेशन क्या मिलता है अपने को, D/F, वो तो अभी निकाल के दिखाया मैंने आपको यहाँ, ये D/F आया था, ये D/F है, तो बिल्कुल सही कि नीचे की तरफ है, तो यानी आप बढ़ाएंगे तो ये बनता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ, मतलब क्या हुआ कि एफ को घटाएंगे, एफ घटाएंगे तो एम बढ़ेगा ना। लेकिन आप एक लिमिट तक ही तो कर सकते हो यार। अरे बस में इसको एक लिमिट तक आप इसके रेडियस को कम कर सकते हो, क्योंकि उतना स्मॉल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो मेन रीजन वही है कि स्मॉल बनाना पॉसिबल नहीं है, ले रहे, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि एक लिमिट तक ही आप कम कर सकते हो, ले रहे, मेन रीजन यही था इसका।
कि फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है स्मॉल बनाना। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास में 30 है। तो 38 में क्या कह रहा है? बताना है कि नहीं बताना है? 38 ये हो गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं कई सारे करवा चुका हूँ आपको पहले, और आपको याद होगा एक क्वेश्चन करवाया भी था मैंने G3, है ना? ये वही क्वेश्चन है G3, एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का पार्ट 1 का था ये क्वेश्चन। बताना है क्या है क्वेश्चन, बोलिए, क्योंकि वो तो मैंने अपनी मर्जी से लिया है तो क्वेश्चन, आप लोगों ने तो ऐसे तो पूछा नहीं था मेरे से। बताना है क्या? नहीं सर। हो गया, नहीं सर, हो बताया गया। ना, हो गया ना, हो गया ना, हाँ। उसका वापस चलते, कौन सा क्वेश्चन था? 24 में। far for a normal eye, the far point is at infinity and the near point of distinct vision is 25 centimeter